मीडिया के रैंकिंग करने वाली जो संस्थाएं हैं उसमें हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। हम नीचे से चंद देशों से ऊपर हैं। प्रिंट मीडिया का दौर थोड़ा कमज़ोर पड़ा और विजुअल मीडिया आया, चीज़ें बदली हैं। इसमें भी बड़ा काम हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका पत्रकारिता में कैसे रुख हुआ? किताब लिखी थी 10 दिन दुनिया हिल उठी। जब मैंने उसको पढ़ा तब मुझे लगा कि पत्रकारिता यह होती है, और फिर मैंने उनको ही अपना आदर्श माना। पत्रकारिता में आना एक तरह से हादसा था, क्योंकि मैं दरअसल जयप्रकाश नारायण आंदोलन में बहुत सक्रियता से शामिल था। झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है, यहीं पर भी आदिवासियों की सहभागिता नहीं दिखाई पड़ती है। इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत होगी। में मीडिया की अगर विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है तो इसका कारण सिर्फ यह है कि उसके पीछे जो पूंजी काम कर रही है वो लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है, उनके लिखने बोलने के अधिकारों का हनन कर रही है। कैंसर के बारे में किस तरह से मीडिया के थ्रू कैसे जानकारी दी जा सकती है, कैसे इसके बारे में अवेयर किया जा सकता है? कैंसर अगर समय पर पकड़ में आता है तो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उसमें से 90% लोगों को वो लोग ठीक करने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं। संस्थान जो चलाने वाली जो ताकतें हैं वो बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट की हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। इसमें पैसा लगाने वाले लोग कौन आ रहे हैं? ज़्यादातर जो काला धन के लोग हैं वो आ रहे हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल पत्रकार अंशु। आज मैं अपनी इस आइडेंटिटी को इसलिए इतने जोरदार तरीके से पेश कर रही हूं, पत्रकार इसलिए जानबूझकर लगा रही हूं क्योंकि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, यानी कि नेशनल प्रेस डे। पत्रकारों का एक दिन, पत्रकारिता को सम्मान देने का एक दिन। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फैसल अनुराग सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड के और देश के, जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है झारखंड की पत्रकारिता में, एक आयाम गढ़ दिया, एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और इनके बारे में आपको एक बात ज़रूर जाननी चाहिए कि इन्होंने कैंसर से एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है और आज ये लगातार कैंसर के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। तो खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए यहाँ पर हैं फैसल अनुराग सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत जोहार और राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामना कि आप जैसे नौजवान युवतियाँ इस पेशे में आ रही हैं या नौजवान लड़के इस पेशे में आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनको उनको समझने, देखने और सोचने की ज़रूरत है। इस अवसर पर इस बात को याद करना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि क्योंकि आपने कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आज आप इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। कैंसर के बारे में किस तरह से मीडिया के थ्रू कैसे जानकारी दी जा सकती है, कैसे इसके बारे में अवेयर किया जा सकता है? देखिए, कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है और हमारे देश में जिस ढंग से अभी कैंसर का प्रसार हो रहा है, जिस तेज़ी से कैंसर फैल रहा है, हमको लोगों को जागरूक बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है ताकि अगर समय से कैंसर की पहचान हो जाएगी तो 80 से 90% लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि 80 से 90% जो कैंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी लंबी हो सकती है। मीडिया की इसमें और ख़ासतौर पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका है कि वो कैंसर के कारणों को, कैंसर होने के जो जीवन शैली है, उसके बहुत सारे जो तत्व हैं उसके बारे में जनता को बताए और उसके प्रति सजग करे और शरीर में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को रेखांकित करने की कोशिश करे और बताए लोगों को कि उसमें अगर बदलाव होता है तो तुरंत जांच कराने की ज़रूरत है ताकि यह पहचाना जा सके कि वो मर्ज क्या है। कैंसर अगर समय पर पकड़ में आता है तो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उसमें से 90% लोगों को वो लोग ठीक करने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं। अगर देर से पकड़ में आने पर खतरा बढ़ जाता है और उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। इसलिए लोग अगर जागरूक रहेंगे, लोग अगर सजग रहेंगे, लोग अगर अपने शरीर में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा और वो अपनी ज़िंदगी को लंबी कर सकते हैं और
जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश और समाज के लिए, क्योंकि उसमें कई प्रतिभाएं होती हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको पत्रकारों को ख़ास तौर पर कैंसर के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की ज़रूरत है। सर, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका पत्रकारिता में कैसे रुख हुआ? आप संक्षिप्त में बता सकते हैं इसे, ताकि जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो जान पाए, वो समझ पाए, वो जागरूक हो पाए। ये मेरा पत्रकारिता में आना एक तरह से हादसा था, क्योंकि मैं दरअसल जयप्रकाश नारायण आंदोलन में बहुत सक्रियता से शामिल था और मैं गाँव में दलितों के बीच में और आदिवासियों के बीच में काम कर रहा था, उनको जागरूक बना रहा था, उनके भीतर परिवर्तन की कोशिश कर रहा था, जो जयप्रकाश नारायण से हम लोगों ने सीखा था कि कैसे समाज को एक संपूर्ण क्रांति की ओर ले जाना है, मतलब मुकम्मल बदलाव की ओर ले जाना है। लोग अपने जीवन स्तर को, अपने विचार को, अपनी चेतना को उन्नत बनाते हुए कैसे पूरे राजनीतिक तंत्र को बदल सकते हैं, कैसे वो एक पूरे सामाजिक तंत्र में बदलाव ला सकते हैं, कैसे जाति व्यवस्था को वो ख़त्म कर सकते हैं, कैसे वो छुआछूत को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे वो स्त्री पुरुष की बीच में जो असमानता है उसको दूर कर सकते हैं। तो इस दिशा में मैं सक्रिय था और लगा हुआ था 74 से लेकर 80 तक। 1983 में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटी जिसमें मुझे लगा कि इस बात को और भी दूसरे अंदाज में, दूसरे तरीके से लोगों के बीच ले जाने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि जब पत्रकारिता करके देखा जाए। उसमें हमारे कुछ मित्रों ने मुझे सलाह दी कि तुम पत्रकारिता करो, यह एक अच्छी बात होगी। और फिर उसी दौरान मैंने एक दैनिक अखबार है जमशेदपुर में, उदित वाणी, उसमें मुझे अवसर मिला, मैंने काम की शुरुआत की। और इसके पहले बहुत सारी छोटी मोटी पत्रिकाएं को मैंने एडिट किया था, उसमें काम किया था, लिखा था। और कई दिनमान जैसी पत्रिकाएं या बहुत सारे ऐसे पत्रिकाएं थी जिनमें मेरे लेख या चिट्ठियां या विचार छपते थे। तो उससे ही प्रेरित होकर मैंने सोचा कि अखबार आया जाए। फिर मैं प्रभात खबर के शुरुआती दिनों में आया, फिर मैं नवभारत टाइम्स और जनसत्ता के लिए कुछ समय तक लिखता रहा, जनसत्ता के लिए लिखता रहा, नवभारत टाइम्स में मैंने काम किया बाद में। तो इस ढंग से मैं पत्रकारिता में इस उद्देश्य से आया था कि मैं किसानों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों की बात कर सकूं, जिनका पक्ष उस जमाने में भी कम लोग ही रखते थे। और मेरे आदर्श थे आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े योद्धा और बहुत बड़े पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी। और मैं जिनको अपना सबसे बड़ा आदर्श गणेश शंकर विद्यार्थी के बाद मानता था, वो थे रूसी क्रांति में को मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने रखने का कि में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जॉन रीड नाम के एक पत्रकार थे, जो अमेरिका में पैदा हुए। वो रूस आ गए थे जब क्रांति हो रही थी, और उन्होंने एक किताब लिखी थी 10 दिन दुनिया हिल उठी। जब मैंने उसको पढ़ा तब मुझे लगा कि पत्रकारिता यह होती है। और फिर मैंने उनको ही अपना आदर्श माना, और मैंने जीवन भर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, माने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके हित में ही मैंने लिखने की कोशिश की। और जीवन भर मैंने इससे कोई समझौता नहीं किया। इनके सवालों पर मैंने जमकर लिखा, और जितना अवसर मिला मैंने उसका सदुपयोग इनके हितों के लिए किया। सर, जब आपके समय की पत्रकारिता को हम देखते हैं तो वहाँ पर एक दिखाई देता है कि एक जुनून था, एक बदलाव की आप लोगों में एक अंगार था। और आप जब आज के समय में देखते हैं तो ये महज एक प्रोफेशन की तरह ज़्यादा देखा जाता है, इसमें कैपिटलाइजेशन है। आप किस तरह से देख पाते हैं, आप कितने बदलाव देख पाते हैं? देखिए, उस ज़माने में भी जो बड़े अखबार थे, छोटे अखबार थे, सबके पीछे पूंजी होती थी। लेकिन उस समय जो एडिटर थे या जो पत्रकार थे, वो कुछ उद्देश्यों से प्रेरित होकर आए थे। उनके कुछ राजनीतिक लक्ष्य होते थे, उनके कुछ सामाजिक बोध होते थे, उनका अपना एक इतिहास का दृष्टिकोण होता था, जिसके सहारे वो विषयों को विश्लेषित करते थे, लिखते थे, समझते थे, और उसको वो जनता तक ले जाने की कोशिश करते थे। पिछले कुछ समय से, जब से
प्रिंट मीडिया का दौर थोड़ा कमज़ोर पड़ा और विजुअल मीडिया आया, चीज़ें बदली हैं। इसमें भी बड़ा काम हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो सत्ता है, सत्ता जब हम बोलते हैं तो सिर्फ सरकार उसमें नहीं होती है, उसमें जो कारपोरेट है उसने जिस ढंग से सत्ता का अधिग्रहण किया और जिस ढंग से वो विचारों को मैन्युफैक्चर करता है, माने लोगों के विचार नैरेटिव को मैन्युफैक्चर करता है, उसमें जो पत्रकारों का इस्तेमाल हो रहा है, यह एक बहुत दुखद प्रसंग है। और आज की तारीख में मीडिया की अगर विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है तो इसका कारण सिर्फ यह है कि उसके पीछे जो पूंजी काम कर रही है वो लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है, उनके लिखने बोलने के अधिकारों का हनन कर रही है। पत्रकार तो छटपटाते हैं, वो चाहते हैं कि सच सामने लाएं, लेकिन जो उनका संस्थान है उसको सामने नहीं लाने देना चाहता, क्योंकि उसके हित टकराते हैं आर्थिक रूप से। तो ये एक बड़ा जटिल सवाल है, और इस जटिलता के बावजूद जो नौजवान लड़के लड़कियां पत्रकारिता के पेशे में आ रहे हैं, मेरी समझ से उनके अंदर भी शुरुआती दिनों में बहुत जुनून होता है, वो भी चाहते हैं कि हम समाज को बदल दें, वो इसी उद्देश्य से इसमें आते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा तो बहुत बाद में मिलता है, शुरुआती दिनों में तो उतना पैसा किसी को भी नहीं मिलता है। उसके बावजूद लोग आकर अगर टिकते हैं तो उसके पीछे सिर्फ यह नहीं है कि हमको कुछ मुख्यमंत्री पहचान रहे हैं या कोई मंत्री पहचान रहे हैं या कुछ विधायक पहचान रहे हैं या कुछ अफसर पहचान रहे हैं, बल्कि उनके पीछे एक उद्देश्य होता है कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज की पीड़ा को, उस समाज की कहानी को वो लोगों के बीच में लाएं। लेकिन संस्थान इसको नहीं लाने देते हैं। आज की तारीख में संस्थानों पर जिस ढंग से कारपोरेट का और सत्ता का नियंत्रण हो गया है, यह एक बहुत बड़ा खतरा है मीडिया की स्वतंत्रता के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो विश्व में मीडिया के रैंकिंग करने वाली जो संस्थाएं हैं उसमें हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। हम नीचे से चंद देशों से ऊपर हैं। हम 130, 35, 37 नंबर या 150 के आसपास के नंबर के आसपास हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। हम रैंकिंग बहुत नीचे। हाँ, हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है, हम ऊपर नहीं है। इसका कारण यही है कि संस्थानों पर जो नियंत्रण, संस्थान जो चलाने वाली जो ताकतें हैं वो बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट की हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। इसमें पैसा लगाने वाले लोग कौन आ रहे हैं? ज़्यादातर जो काला धन के लोग हैं वो आ रहे हैं। वो काला धन को व्हाइट करते हैं और अधिक काला धन कमाने के लिए संरक्षण खोजते हैं। ये संस्थान चला के पीछे जो पूंजी लगी हुई है उसकी हकीकत। बड़े पैमाने पर देखिए तो चंद कारपोरेट घरानों ने देश के सबसे बड़े संस्थानों को सिर्फ 2 या 3 घरानों ने कब्जा कर रखा है, और वो चाहते हैं कि उनकी इच्छा से सरकार बने, उनकी इच्छा से सरकार नीतियां बनाए, और वो विचारों को उत्पादित करते हैं और उसके लिए नैरेटिव क्रिएट करते हैं और संस्थानों को इस ढंग से चला रहे हैं। प्रेस दिवस पर हमको इस बात को समझना चाहिए कि अगर भारत में लोकतंत्र को जीवित रखना है, अगर भारत की लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत बनाना है और जनता का लोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करनी है, तो प्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, पत्रकारों को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने वाणी की स्वतंत्रता, अपने लेखन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई कारपोरेट संचालित मीडिया से लड़नी ही पड़ेगी। आज लड़ें, कल लड़ें, देर सवेर लड़ें। जो कॉप्ट हो गए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो कॉप्ट नहीं हुए हैं, जिनके अंदर बेचैनी है, उनको यह लड़ाई लड़नी ही होगी। तो ये प्रेस दिवस पर हमको संकल्प, या नौजवान जो लोग आ रहे हैं इस पेशे में, उनको लेना चाहिए कि वो, चूँकि आज तो मीडिया के बहुत सारे रास्ते हैं जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, उसके लिए सिर्फ बड़े घरानों में नौकरी करना अनिवार्य नहीं रह गया है। तो ऐसे में अपनी पत्रकारिता को स्वतंत्रता के साथ नए जो भी अवसर उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बात को आगे ले जाने की ज़रूरत है। सर, आपको प्रो पीपल जर्नलिस्ट के तौर पर देखा जाता है, यानी कि जो पब्लिक के मुद्दों पर प्रखरता से बात करे और उनके मुद्दों को उठाए, उनके हित के बारे में बात करे, और यही एक बड़ा आयाम है जिस पर काम करना चाहिए अमूमन। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही अलग दिशा में दिखाई पड़ता है। जो मीडिया वंचित समुदाय के लिए, उनकी आवाज़, उनके हक अधिकार के लिए बनी थी, कहा जाता है जैसे कि मीडिया लोगों की होती है, लेकिन बिल्कुल इसके उलट मीडिया के क्षेत्र में
जो वंचित समुदाय है उनकी ही सहभागिता दिखाई नहीं पड़ती है। झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है, यहीं पर भी आदिवासियों की सहभागिता नहीं दिखाई पड़ती है। इसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत होगी। 1996-97 में हम कुछ लोगों ने मिलकर एक कोशिश की थी, एक जनहक नाम की पत्रिका हम लोगों ने निकाली थी, जिसमें मेरे सिवा सारे लड़के लड़कियां उसमें काम करने वाले आदिवासी थे। वो एक ट्रेनिंग करने की कोशिश थी कि उस समुदाय के लोग इस पेशे में आए, फिर भी मुख्य धारा की मीडिया में उनको जगह नहीं मिली। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि मीडिया में कैसे वंचित समुदाय के लोग आएं, अपनी कहानियों के साथ आएं, अपने दर्द के साथ आएं और वो अपनी कहानियों को व्यापक जनता तक पहुंचाएं। यह एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। आप जैसे जो संस्थान हैं उनको ऐसे लोगों को सामने लाना ही चाहिए। अंत में सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जो नए नए युवा हैं जो पत्रकारिता में कदम रख रहे हैं? युवाओं से मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, या उनको सुझाव यह है कि वो लोगों की कहानियाँ सुनाएं। हर भारत और झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति, हर समुदाय की अपनी विशेषता है और अपनी कहानी है। उसके अंदर जो पूरा स्ट्रक्चरल एक जुल्म है, उसकी एक दास्तान उनके पास मौजूद है, उसको वो उजागर करें ताकि लोगों का अधिक से अधिक डेमोक्रेटाइजेशन हो, अधिक से अधिक लोकतांत्रिकरण हो और जनता ज़्यादा इस बात को समझे कि उसकी बात कहने वाला कोई तो है समाज में। अगर वो कोई कदम उठाती है जनता, तो उसकी आवाज़ कोई भी बुलंद मीडिया के माध्यम से करने के लिए तैयार है। नौजवानों को इस दिशा में जाना चाहिए। उनको अफसरों के पीछे, विधायकों के पीछे, सचिवालय भागने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो गांव जाएं, लोगों के बीच जाएं, जंगलों में जाएं और वहाँ से कहानियों को लेकर आएं और जनता को, माने देश और समाज को बताएं। ये मेरे समझ से सही पत्रकारिता होगी और इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खैर, अब इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आज की पत्रकारिता को आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।